हर चीज़ महंगी होती जा रही है। दाल, खाने का तेल, आटा, चावल, ये सब डीजल पेट्रोल महंगे होते जा रहे हैं। खाना पकाने के गैस की टंकी का बड़ा प्रचार किया था मोदी जी ने, कहा था हमने मुफ्त में दिए, जबकि मुफ्त में नहीं दिया था, उसकी वसूली की गई थी। उसके भाव भी लगभग 350 रुपया प्रति टंकी पिछले 7 महीने में महंगी हो गई। पेट्रोल डीजल के भाव 100 के पार हो चुके हैं और ये भाव इसलिए बढ़े हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज टैक्स, जो कि यूपीए सरकार के समय केवल 9 साढ़े 9 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, अब 33 रुपया प्रति लीटर है पेट्रोल डीजल पर लगभग। अगर यही कम कर दें और यूपीए सरकार के समय 9 साढ़े 9 रुपये लीटर पर सेंट्रल एक्साइज टैक्स आ जाए तो लगभग 25 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल के भाव कम हो सकते हैं। भाजपा के लोग अहम और अहंकार में डूबे हुए हैं। कहते हैं कि नहीं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं, साइकिल पर घूमिए। मंत्री जी, आप साइकिल पे क्यों नहीं घूमते? केवल नाटक नौटंकी करने के लिए कभी कभी साइकिल या बैलगाड़ी पे बैठ जाते हैं आप लोग। पूरे तरीके से आज देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और भारत सरकार पूरी तरीके से मोदी जी ने जो एक वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा ना करते हुए रोज नया जुमला हम लोगों को देते हैं। हर दिन वैक्सीन के आंकड़े बताते हैं हम इतने लगा देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो वादा करते हैं वो तक नहीं निभाते। जहां वैक्सीन यहाँ की जरूरत है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शोहरत कमाने के लिए निर्यात कर दिए। ऑक्सीजन सिलेंडर की जहां जरूरत भारत को थी निर्यात कर दिए। रेमडेसिविर इंजेक्शंस निर्यात कर दिए। पीपीई किट निर्यात कर दिया था। अब धीरे धीरे और भी बातें खुलती जा रही हैं। मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय छवि की बहुत चिंता रहती है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय छवि का हाल क्या होगा जब फ्रांस ने राफेल खरीदी में जांच बिठा दी। वहां तो जांच शुरू हो गई, लेकिन भारत में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की राशि ली है, कमीशन लिया है, उनकी जांच शुरू भी नहीं हुई और जिन व्यक्तियों ने मोदी जी को क्लीन चिट दी उनको राज्यसभा से और भी बड़े बड़े पदों पर सुशोभित किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैट पेट्रोल डीजल पर मध्य प्रदेश में लगता है। इसलिए बॉर्डरों हमारे जितने भी लगे हुए हैं, सीमाएं हैं, उनके जिलों में लोग बाग दूसरे प्रांत में जाके पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, यहाँ के नहीं भरवाते। यही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हमारी खराब होती जा रही है। नेमावर का जो कांड हुआ है, हम लोगों के सबको, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए शर्म की बात है। एक पूरा परिवार, 3 बहनें, एक भाई, उसकी माँ, उनकी माँ, आदिवासी समाज के 45 दिन तक गायब रहे। 45 दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? जिनको पकड़ा था
स्थानीय विधायक शर्मा जी ने भाजपा के उनको छुड़वा दिया। कमल पटेल मंत्री जी ने उनको छुड़वा दिया। जो अपराधी हैं उनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। ये सारी बातें आज सामने आती जा रही हैं। इसी प्रकार एक आदिवासी के पोहरी में हैंडपंप और कुएं पर पानी भरने के लिए के कारण उसके हाथ काट दिए जाते हैं। दलितों को परेशान किया जाता है, हत्या की जाती है, महिलाओं का देह शोषण हो रहा है। स्वयं झाबुआ जिले में आपने देखा, जिनके खिलाफ शिकायत कर रही है महिला, उन्हीं को गृह मंत्री जी अपनी गाड़ी में बिठाकर गले में हाथ डालकर उनको अपराधी को मंच पे बिठाते हैं। शर्म की बात है गृह मंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए। जो देह शोषण में अपराधी को भी आपने अपने साथ बिठाकर उसका सम्मान बढ़ाया और उसको महिला को अपमानित किया जिसने देह शोषण की शिकायत की थी। लक्ष्मण सिंह नायक जो कि भाजपा का जिला अध्यक्ष है। और ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी 2-3 घटनाएं और इन्हीं व्यक्ति के साथ हो सकती है। यही चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। हम लोगों को इस बात का बेहद दुख है कि मध्य प्रदेश में कोरोना, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अप्रैल और मई के महीने में कोरोना से भारी नुकसान, जनहानि हुई है। हमारे एक बहुत ही साहसी, बहुत ही सक्रिय महिला नेता जो कि 3 बार जिला परिषद की अध्यक्ष रही, विधायक जोबट थी, कलावती भूरिया का दुखद देहांत हो गया। और उनके साथ अनेक लोगों को अभी कोरोना से झाबुआ जिले में देहांत हुआ है। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शासन से मांग करते हैं कि जिनको RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आया उनके लिए और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर उनके RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद किसी की मृत्यु होती है तो उसको कोविड से ही मृत्यु माना जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में संख्या जो सरकार की तरफ से बताई जा रही है उससे लगभग 10 गुना ज्यादा लोग की मृत्यु कोरोना से हुई है। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। गुना जिला अस्पताल में लगभग 471 लोगों का नाम और नंबर का प्रमाण पत्र जिला CMHO ने दिया है, जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई। और जिला प्रशासन जो है केवल 50-55 मृत्यु कोरोना की बताते रहे। इसी प्रकार ये तो केवल गुना जिला अस्पताल, बाकी PHC वगैरह में जो मृत्यु हुई है उसका तो मैंने आंकड़े जोड़े नहीं है। अशोकनगर जिला, वहाँ प्रशासन कहता है 42 मृत्यु हुई है कोरोना से, लेकिन सिंधिया जी जब जाते हैं तो भाजपा शोक सभा आयोजित करती है जिसमें कि 150 लोगों के चित्र लगे हुए हैं जिनकी मृत्यु कोरोना से होने का दावा भाजपा कर रही है। इसी प्रकार शाडोरा बगल का गांव है, शहर कस्बा है अशोकनगर का, वहाँ शोक सभा में 100 लोगों के चित्र लगे हैं कि इनकी मृत्यु कोरोना से हुई है और प्रशासन कह रहा है 42 लोगों की मृत्यु हुई है। अब प्रशासन की माने या भाजपा के नेता श्री सिंधिया जी की माने। मैं यही कहना चाहता हूं कि कोरोना से संघर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सरकार फेल हुई है और हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों को
जिन्होंने कि आदेश दिया है केंद्र सरकार को कि वे मुआवजा तय दें, जिससे मोदी सरकार पीछे हट रही थी। अप्रैल 2020 में पहले तो घोषणा कर दी 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को दिए जाएंगे, 50,000 जो अस्पताल में भर्ती होता है उसको दिए जाएंगे, लेकिन शाम को ही वो आदेश वापस कर लिया गया। मोदी जी का काम करने का तरीका अपना ही है, वो निर्णय पहले लेते हैं, सोचते बाद में है। नोटबंदी में ऐसे ही हुआ, नोटबंदी कर ली, 87% नोट मार्केट से बाहर, नए नोट छापे नहीं। कहा था इससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नकली नोट समाप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर वही हाल। उन्होंने कहा कि इसमें डिजिटल करेंसी, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नोटों में कमी आ जाएगी। जनाब, नोटों में कमी नहीं आई है। जब नोटबंदी हुई थी तब करेंसी सर्कुलेशन में थी 17.5 लाख करोड़। आज आरबीआई के आंकड़े बताती है 27 लाख करोड़ करेंसी मार्केट में है, यानी कि 10 लाख करोड़ नोटबंदी से और आज के बीच में बढ़ी है। अब ये करेंसी बढ़ने का कारण क्या है, मोदी जी आप हमें बताएंगे क्या? जब आप कहते थे हम लोग करेंसी घटाना चाहते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं। इसी प्रकार जीएसटी, बिना सोचे समझे जीएसटी को लागू कर दिया। आज भी उसमें परिवर्तन होता चला जा रहा है, रोज नए आदेश आ रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन के हालत देख रहे हैं कि जो बेचारा कस्बे में जहां सर्वर डाउन है, ऑनलाइन वो फॉर्म नहीं भर पा रहा है, उस पर पेनल्टी लगती है। कोरोना में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने का वो है। अब गरीब आदमी का परिवार का बच्चा तो कहाँ से स्मार्टफोन लाएगा? कनेक्टिविटी है नहीं, कहाँ से काम चलेगा? इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसी प्रकार कश्मीर का मामला, अटल जी ने कहा था कश्मीर का हल जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के दायरे में होना चाहिए। इस बारे में जब मुझसे पूछा गया तो मैंने यही कहा अटल जी की बात, तो मुझे देशद्रोही बता दिया गया। और वही बात यशवंत सिन्हा जी ने कही, उनके बारे में चुप है भाजपा। वे अटल जी के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, आजकल भाजपा से नाराज जरूर चल रहे हैं। अब जिन लोगों को देशद्रोही कहा था, गुपकार गैंग कहा था भाजपा ने, जिन लोगों को जेल में बंद कर दिया था, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती और भी हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, उनको प्रधानमंत्री जी आमंत्रित करते हैं प्रधानमंत्री निवास पर, उनसे चर्चा करते हैं कश्मीर के मसले पर, और जब वो कहते हैं हम 370 के वापस लाने के जब तक निर्णय नहीं होता तब तक हमारा कोई समझौता नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? ठीक है, हम विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी विचार अगर करने की बात कहें तो वो देशभक्त, और दिग्विजय सिंह कहते पुनर्विचार की संभावना है तो वो देशद्रोही हो गया, पाकिस्तानी हो गया। जब नवाज शरीफ के बिना बुलाए चले जाते हैं मोदी जी नवाज शरीफ के वहाँ पाकिस्तान में, तो वे देशभक्त हैं। तालिबान से गुप्त रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा कर रही है, वे देशभक्त हो गए। कांग्रेस की यूपीए सरकार में कभी भी तालिबान और तालिबानियों से न चर्चा हुई
ना कभी हो सकती। ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उन सभी लोगों से मिले हुए हैं जो कि धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। आज मैं देख रहा था, ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में चुनौती देते हैं योगी जी को, और योगी जी उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। अरे एमआईएम के नेता ओवैसी जी, आपका क्या अस्तित्व है भाजपा वहां पे उत्तर प्रदेश में, जो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, भाजपा को आप चुनौती दे रहे हैं और इतनी गंभीरता से योगी जी ले रहे हैं कि चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मिली भगत है दोनों की, भाजपा की और एमआईएम की, क्योंकि देश को बांटकर उसी तरह बांटना चाहते हैं जिस तरह से हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग आजादी के पहले अंग्रेजों की हुकूमत का साथ देते थे। बांट के राजनीति करो, फूट डालो, राजनीति करो, राज करो। गोरे चले गए, इन लोगों को छोड़ गए। ये हालात है। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव को अपनाया है। सभी धर्मों का सम्मान करना ही देशभक्ति है, यही सनातन धर्म है। और जब हम पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, उसमें ये नफरत और हिंसा पैदा करना ये कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लड़ाई हमारी विचारधारा की है। राहुल जी ने जब राफेल की बात कही थी तो लोगों ने मखौल उड़ाया था। जब राहुल जी ने चेताया था कि कोरोना सुनामी की तरह आएगा तो फिर मखौल उड़ाया गया। चीन की सेनाएं हमारे भारत की सीमाओं में घुस गए तब आगाह किया था राहुल गांधी जी ने, तो उनका मखौल उड़ाया गया था। हर बात पर राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सही निकला। वैक्सीनेशन के मामले में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा, उसका भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये वही डॉक्टर हर्षवर्धन है जो कि 13 मार्च 2020 में पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि हम पूरी तैयारी में हैं और किसी प्रकार से भारत को खतरा कोरोना से नहीं है। मोदी जी ने कहा था 18 दिन में महाभारत जीती थी, हम 21 दिन में कोरोना पे विजय पालेंगे। आज 21 महीने होने आए, आज भी हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं, वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए और हर तरह से अपने आप और अपने परिवार को बचाने का प्रयास करिए। जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। सर, सिंधिया जी को बतौर पुरस्कार मंत्री पद मिलने की चर्चा जोरों पे, आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है, राजनीति होती है विचारधारा की। जिस पार्टी ने सिंधिया जी को सब कुछ दिया और 1 साल पहले तक सिंधिया जी मोदी जी को कोस रहे थे, शिवराज सिंह को कोस रहे थे, कहते थे शिवराज तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, कोई साबुन लगा लो तो वो दाग नहीं मिटने वाले। न जाने कौन सा साबुन शिवराज सिंह जी को दे दिया जिससे उनके खून के दाग धुल गए। ये बात ऐसी है कि राजनीति होती है विश्वसनीयता की, क्रेडिबिलिटी की। ये क्या है, आज गाली दे रहे हो, कल उनकी प्रशंसा कर रहे हो। ये राजनीति नहीं है, ये अवसरवादिता है। आज सिंधिया जी मालवा के दौरे पे नीमच मंदसौर से शुरुआत करेंगे जी। आज मंदसौर भी पहुंचने वाले हैं। हाँ, मंदसौर भी नीमच में उन्होंने एक भाषण दिया था जहां मोदी जी को कोसा था, जहां शिवराज सिंह चौहान को कोसा था और शिवराज सिंह के बारे में कहा था तुम्हारे खून हाथ जो है खून से रंगे हुए। आप लोग जरा पूछिए सिंधिया जी आज कहाँ चले गए वो सब। ये ट्विटर को लेके जो मुद्दा चल रहा है, ट्विटर अभिव्यक्ति क्या है? बात ये है कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप में भी वही हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं है रविशंकर प्रसाद जी का।
चूंकि ट्विटर ने उनकी बात को इसलिए नहीं माना क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज है उसको वो पालन करते हैं। केवल ट्विटर को ये टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करना है तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कानून में सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए अलग कानून है और ट्विटर के लिए अलग कानून है। तो यूपी में पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। अरे जीत काहे की हुई है? ये खरीद की जीत हुई है, पैसे की जीत हुई है, धौंस दपट मारपीट की जीत हुई है। अभी पता पड़ जाएगा 2022 में क्या होता है। सर आपने कहा था कि यूपी की सरकार आएगी और 370 हटाया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था हटाया जाएगा, मैंने कहा था कश्मीर मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाएगा। और पुनर्विचार मोदी जी खुद कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? सर, देश का अन्नदाता पिछले जी? देश का अन्नदाता पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। सरकार वार्ता भी नहीं कर रही, पहले कुछ दौर की वार्ता भी चली थी, कैसे देखते हैं आप? ये बात समझने की है कि आखिर ये 3 कानून लाए क्यों गए और एक साथ क्यों लाए गए। केवल देश के 20 लाख करोड़ जो कृषि उत्पाद का मार्केट है उसके दरवाजे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को लाने के लिए खोला गया है। और उसका उदाहरण आप खुद देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपना गेहूं खरीदने के लिए जो शर्तें रखी उसमें शर्त यह थी कि जिसका 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा वही उसमें बिडिंग कर सकता है। 1 लाख टन जो खरीदेगा उसी को बिडिंग की इजाजत दी जाएगी। केवल एक कंपनी कारगिल मल्टीनेशनल है वही उसको क्वालिफाई करती थी और 2000 रुपए कुंटल में बिकने वाला गेहूं 1500 रुपए में खरीदना चाहते थे। वो तो भला करे एक व्यक्ति का जिसने हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में जाकर पिटीशन लगाकर स्टे ले लिया, नहीं तो देश का और मध्य प्रदेश का अन्नदाता का अनाज पानी के मोल ये कारगिल को बेच देते। तो ये पूरा तीनों कानून जो हैं बड़े कॉरपोरेट्स के लिए रास्ते खोले गए हैं। अब दाल के मामले में जहां एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन्होंने खत्म करने की बात कही थी, अब उसी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत अब दाल की लिमिट आपने खरीदने की लिमिट बना दी। उससे क्या होगा? आप खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपका जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो कानून आपने बनाया था वो अगर लागू कर देते तो क्या ये इसमें कर पाते? क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का यदि पुराना जो नया कानून है उसको लागू कर दें तो केवल जब देश में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, डिजास्टर हो जाए या युद्ध हो जाए तो ही उसको लागू कर सकते हैं। तो ये पूरे तरीके से ये सब की कलई धीरे धीरे खुलती जा रही है। सर, सोयाबीन स्टेट में जो सोयाबीन का बीज है या तो मिल नहीं रहा और मिल रहा है तो 10 से 15 हज़ार तक क्विंटल मिल रहा है। ये कृषि विभाग मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा रैकेट चला हुआ है। मैं जब कृषि मंत्री था तब हमने स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी बनाई थी, स्टेट सीड कॉरपोरेशन बनाया था, लोगों को अच्छा प्रमाणित बीज मिले। वो सारा जो है आज घोटाले हो रहे हैं। जो नॉन सर्टिफाइड सीड है, जो नॉर्मल सीड है, उसको किसानों से सीड कंपनियां लेकर केवल उनकी पैकिंग और ब्रांडिंग कर देती हैं और 4-5 हज़ार रुपये कुंटल खरीदा हुआ सोयाबीन 10 से 12 हज़ार रुपये कुंटल बेच रहे हैं। तो और सरकार की तरफ से कोई सोयाबीन के बीज की व्यवस्था नहीं की गई है। हम उसका विरोध करते हैं। नकली बीज, नकली खाद और नकली दवा लगभग हर साल 2 से 4 हज़ार करोड़ का कमीशन भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी मिलकर खाते हैं।
तो बीजेपी जिलाध्यक्ष पे महिला शोषण के आरोप लगे, तो कांग्रेस की ओर से इस बारे में क्या पहल की जाएगी, आपकी ओर से क्या किया जाएगा? अरे पहल हमारी ये की जाएगी कि हम उजागर कर रहे हैं उसको, और क्या पहल होती है? ये क्लब हाउस देखिए, हैं? क्लब हाउस चेट का जो इश्यू बना है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं कह चुका हूँ। सर, राम धन्यवाद। मंदिर निर्माण को लेकर जो जमीन घोटाले में- हाँ हाँ हाँ, आपदा में अवसर, आपदा में अवसर ढूंढते हैं भ्रष्टाचार का भाजपा के नेता लोग। अब आस्था में भी अवसर ढूंढ लिया भ्रष्टाचार का। भगवान राम के मंदिर निर्माण की जमीन में भी घोटाला। श्रीमान, आधे घंटे में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में हो गई, और बेचने वाला जो खरीदता है 2 करोड़ में, उसके भी विटनेस वही, एक भाजपा का महापौर और एक उसका रिश्तेदार। और आधे घंटे बाद जब मंदिर 18.5 करोड़ में खरीदता है तो भी विटनेस वही है। आज सारे अयोध्या के महंत स्वयं नित्य गोपाल दास जी के जो नंबर 2 हैं, गोपाल दास जी, महंत गोपाल दास जी, जो ट्रस्टी है, वो खुल के कह रहे हैं हमको बताया नहीं जाता, ये सब चंपत राय और विश्व हिंदू परिषद के लोग खा जाते हैं। एक जमीन, सरकारी जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी जाती है, सरकारी जमीन नजूल की, जिसे स्वयं सब रजिस्ट्रार कह रहा है सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन 20 लाख रुपए में खरीदता है एक व्यक्ति, और वही व्यक्ति 2 महीने में उसको बेच देता है 2.5 करोड़ में। अब इसको, ये आस्था में अवसर ढूंढ के भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये किसी के सगे नहीं है, ना राम के सगे हैं, ना सनातन धर्म के सगे हैं। इन्हें केवल चाहिए पैसा, और पैसे के दम पर सत्ता। धन्यवाद। महिलाओं का अत्याचार हो रहा है सर। धन्यवाद।